हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स सेंटर ऑफ परक्यूशन के बारे में। सेंटर ऑफ परक्यूशन क्या होता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। तो सेंटर ऑफ परक्यूशन होता है इट रेफर्स टू द फिक्स्ड पाइवोट पॉइंट दैट ऑसिलेट्स इन एन ऑब्जेक्ट विद जीरो नेट फोर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फिक्स्ड पाइवोट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो क्या करता है, ऑसिलेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट। मान लो ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका ये फिक्स्ड पाइवोट पॉइंट है, ठीक है। अगर उसमें सेंटर ऑफ परक्यूशन मान लो ये सी पॉइंट है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पॉइंट हमारा क्या करता है, ऑसिलेट करता है साथ एक जीरो नेट फोर्स के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एट द पाइवोटल पॉइंट द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मूवमेंट कैंसल आउट ईच अदर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हिट बाय सम इम्पैक्ट। तो जो पाइवोटल पॉइंट रहता है उसके में जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट फोर्स लगाते हैं, तो ठीक है। तो जैसे ये है हमारा पॉइंट, ये पाइवोटल पॉइंट है और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया इसका, और ये सेंटर ऑफ परक्यूशन हो गया। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ परक्यूशन के नीचे फोर्स लगाते हैं तो उस समय ये पाइवोटल पॉइंट क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसमें क्या हो आता है, हमारा रोटेशनल मूवमेंट आता है, ठीक है। जब हम कहाँ, सेंटर ऑफ परक्यूशन के नीचे फोर्स लगाते हैं, तो जब ये फोर्स हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ परक्यूशन और ये यहाँ पे लगाया जाता है दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में। तो इसमें ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन मूवमेंट आता है, यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट आता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन मूवमेंट आता है, ठीक है। तो जिसके कारण ये क्या करता है, ये पॉइंट हमारा आगे की ओर मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम पॉइंट सी पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करता है, लीनियर मोमेंटम के साथ आगे की ओर मूव करने की कोशिश करता है, और इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम लगता है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगता है। लीनियर मोमेंटम के कारण ये हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, और ये एंगुलर मोमेंटम के कारण ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, और तो इसके कारण ट्रांसलेशन और रोटेशनल मूवमेंट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या लगता है, जीरो नेट फोर्स लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ परक्यूशन कहलाता है। जो बेसबॉल का बैट रहता है उसमें क्या होता है, इस सेंटर ऑफ परक्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्वीट पॉइंट कहते हैं। This is the location on the bat that is generally regarded as the best spot for hitting the baseball। ये पॉइंट जो होता है बेस्ट स्पॉट माना जाता है बॉल को हिट करने के लिए, क्योंकि इट मिनिमाइज वाइब्रेशंस ऑफ द बैट एंड रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम एनर्जी डिलीवर्ड टू द बॉल, मीनिंग इट ट्रेवल फारदेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा ये स्वीट पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ परक्यूशन हो गया। इसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो वाइब्रेशंस इसके अंदर जनरेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इस पॉइंट पर जो फोर्स लगाने से जो एनर्जी है वो ज़्यादा एनर्जी डिलीवर होती है बेस बॉल को, जो बॉल होती है उसको, जिसके कारण जो बॉल है वो हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ सेंटर ग्रेविटी, ये नहीं होगा। पॉइंट ऑफ मेटा सेंटर, ये भी नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टेंडिंग टू कॉज ए बॉडी टू रोटेट अबाउट द सेंट्रल एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रल एक्सेस के अबाउट वो क्या करती है, ये हमारा कोई बॉडी है तो ये सेंट्रल एक्सेस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो इसके अबाउट क्या करती है, ऑसिलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन हॉलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट अ हाइट ऑफ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है थिन हॉलो कोन के लिए, वो कितनी डिस्टेंस पर लाई करता है एक्सिस से, ठीक है। तो देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो थिन कोन। ये हमारा हॉलो थिन कोन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली गई है पी क्यू, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी बाई है, और ये यहाँ पे जो इसकी लेंथ है आर डैश, इस डायरेक्शन यहाँ पे। तो आर डैश अपन कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर सिमिलरिटी से। ये अल्फा एंगल हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इससे हमारी जो वैल्यू निकलेगी आर डैश की वो कितनी आ गई, आर वाई अपॉन में एच,
और इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप 2 पाई आर डैश इंटू में पी पी डैश, ये पी पी हो गई लेंथ। तो पी पी अपन कैसे निकालेंगे, पी डैश पी, ये अल्फा एंगल हो गया और यहाँ पे अभी अल्फा एंगल बनेगा, और तो ये जो इसकी थिकनेस है डी वाई है, तो यहाँ से जो पी पी डैश की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, डी वाई सेक अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डी वाई सेक अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे पी पी डैश की जगह, 2 पाई आर वाई अपॉन में एच होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो डी वाई इंटू सेक अल्फा। इफ स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट एरिया देन वेट ऑफ द रिंग, ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट डेंसिटी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, इसका टोटल वेट निकल आएगा रिंग का, तो 2 पाई आर वाई अपॉन में एच इंटू में डी वाई सेक अल्फा इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। और डिस्टेंस अगर निकालें, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन फ्रॉम ए, इस ए पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे अगर इसके लिए, तो ये टोटल सिग्मा वाई नॉट वाई जीरो से वाई एच तक, ये वाई जीरो से वाई एच तक लेंगे। ठीक है, 2 पाई आर वाई अपॉन में एच इंटू में डी वाई सेक अल्फा इंटू में वाई इंटू स्मॉल डब्ल्यू। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। अगर एरिया के टर्म में निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सिग्मा ए एक्स अपॉन में सिग्मा ए, ये हम किसके टर्म में निकाल रहे हैं, वेट के टर्म में निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अपन यहाँ पे निकालेंगे, ये वाई से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाई डिस्टेंस है स्ट्रिप की, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू एच तक 2 पाई आर वाई अपॉन में एच इंटू में डी वाई इंटू में सेक अल्फा इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई इंटू में ये वाई था तो वाई स्क्वायर हो गया, और ये वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, बाई डी वाई, तो ये 0 टू एच और ये भी 0 टू एच, तो यहाँ पे इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच के अपॉन में 3 और नीचे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 एच। ठीक है, एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे एच बचेगा, तो ये 2/3 एच आ जाएगा। अब तो बेस से अपन को निकालनी है कि लेंथ कितनी होगी, हाँ बेस से। ठीक है, टोटल लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कितनी होगी, तो वो कितनी, टोटल हाइट कितनी है, एच है, और ये माइनस कितना कर देंगे बट 2/3 एच, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, h/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस, बेस के ऊपर कितनी होगी, 1/3 हाइट रहेगी h/3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट के बारे में पूछा गया है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। ठीक है, दो टाइप के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, एक होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया और एक होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास या मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसकी यूनिट अलग रहती है और उसकी मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग रहती है। तो ये पहले इसमें अपन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे क्या होता है उस, और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकाल के देखेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले क्वेश्चंस में, वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाई डेफिनेशन हमारा क्या होता है, आई एक्स की वैल्यू होती है वाई मिनिमम टू वाई मैक्सिमम, ये बाई स्क्वायर डी है, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये क्या हो जाता है, एक्स मिनिमम से एक्स मैक्सिमम तक और एक्स स्क्वायर डी है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सेज हो गया, ये वाई एक्सेज हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, हम निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का, ये विड्थ हो गई बी इंटू में थिकनेस डी वाई, तो ये हो गया बी इंटू में डी वाई। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई एक्स निकालना, ये आई एक्स एक्स, तो ये बाई डिस्टेंस लेंगे अपन, एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी होगी डी वाई टू, और नीचे डिस्टेंस कितनी हो गई माइनस डी वाई टू हो जाएगी। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से, माइनस डी वाई टू से डी वाई टू तक, वाई स्क्वायर बी इंटू में वाई। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है, बी डी क्यूब अपॉन में 12 आई एक्स एक्स, और आई वाई वाई क्या हो जाएगा बी क्यू डी अपॉन में 12। तो ये बी विड्थ है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी मीटर। ठीक है, मीटर इंटू में मीटर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा हमारा मीटर टू दी पावर 4। तो ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया की यूनिट कितनी हो जाएगी मीटर टू दी पावर 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49,
द सेंटर ऑफ परक्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस रॉड ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड एट द टॉप विल बी। सेंटर ऑफ परक्यूशन के बारे में पूछा गया है। एक होमोजीनियस रॉड है जिसकी लेंथ एल है, उसको ऊपर से लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया इस तरीके से। ये हमारी होमोजीनियस रॉड है, यहाँ से उसको हैंग किया गया है। तो उसके लिए सेंटर ऑफ परक्यूशन निकालना है कितनी लेंथ पर होगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये कंडीशन अपन देख चुके हैं अभी। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ परक्यूशन पे अगर फोर्स लगाता है तो यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट और ट्रांसलेशनल मूवमेंट दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। दोनों का जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है इस पॉइंट पर, पाइवोट पॉइंट पर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ परक्यूशन पे फोर्स लगा रहे हैं अपन, जिसकी लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी है, एच ले ली है और टोटल लेंथ एल है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, और ये वाली भी लेंथ कितनी होगी, L/2। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। ठीक है, तो इसके अंदर जो मोमेंटम रहेगा, दोनों क्या रहेगा, ये रोटेशनल मूवमेंट और लीनियर मूवमेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे। तो ये फोर्स इनटू यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये मूवमेंट कितना हो गया, h हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम के बराबर, एंगुलर मूवमेंट के बराबर, IG इंटू में अल्फा, या टर्निंग मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, टर्निंग मूवमेंट IG इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं F इंटू एच अपॉन में IG। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट O के अबाउट, तो ये क्या हो गया, पॉइंट O के अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, अल्फा इंटू L/2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये F इंटू एच अपॉन में IG इंटू में L/2। तो यहाँ I की वैल्यू जो होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, m² होता है, m²। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, I की जगह m², k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है यहाँ पे kg। तो A0 कितना आ गया, F इंटू एच अपॉन में m kg² इंटू में L/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट O के अबाउट एक्सेलरेशन, किसके कारण, एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण। तो और A इक्वल टू क्या होगा, A0 के बराबर होगा, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे अपन, ये क्या हो जाएगा, F/m इक्वल टू F इंटू एच अपॉन में m इंटू kg² इंटू में L/2। ठीक है, तो यहाँ से kg इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया L/2 इंटू में h। तो h की वैल्यू जो होगी वो कितनी निकल के आ रही है, 2 kg² अपॉन में L। ठीक है, तो kg क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, और I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या हो जाएगा इस रॉड के लिए हमारा, BD/12, BD/12 होता है रेक्टेंगुलर के लिए। kg क्या होता है, अंडर रूट में I/A। तो kg² क्या हो जाएगा, I/A। I की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। और एरिया क्या हो जाएगा, B विड्थ इंटू में लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, L से एक L कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे L²/12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे kg² की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इक्वल टू कितना आ गया, L/6। ठीक है, ये h की वैल्यू कितनी आ गई, L/6। और तो हमें यहाँ से लेंथ निकालनी है सेंटर ऑफ परक्यूशन की। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 प्लस में L/6। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी L/2 प्लस में L/6। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया, 2/3L। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, वो है जो सेंटर ऑफ परक्यूशन है, अगर यहाँ पे अपन फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, लीनियर मोमेंटम आता है, और एक एंगुलर वेलोसिटी आती है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो हमारा क्या करता है, आगे की ओर मूव करता है। तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम आ जाता है, m इंटू भी इंटू में r, मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के कारण जो मोमेंटम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसके कारण नेट जो फोर्स रहता है पाइवोट पॉइंट पर वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई। ये रेडियस जो है यहाँ पे, रेडियस क्या है, ये वाली रेडियस है जो h हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो h है उसको यहाँ पे r ले लिया गया है। मैं क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकाल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस क्या है, h है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल ये y है, और ये कितना है, L/2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तक की डिस्टेंस, ये L/2 को अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगा, y माइनस यहाँ पे r माइनस L/2, या y माइनस L/2। ये r को y ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, y ले लिया, तो y माइनस L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू रहती है एक रॉड के लिए क्या होती है हमारी, m
एल स्क्वायर अपॉन में 12, ml² रहती है, इनटू में ओमेगा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, v अपॉन r। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू में v इंटू में y की जगह क्या हो जाएगा, ये y माइनस L/2 ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और v से v कैंसिल हो गया। r की जगह क्या होगा यहाँ पे, v जो रेडियस है वो क्या है यहाँ पे L/2 है, तो ये L/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला जो r है, r की जगह L/2 रखेंगे तो ये L/2 आ जाएगा। 2 से क्या होगा, ये 12 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, और एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L/6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस L/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा था हमारा, यहाँ पे आ रहा था y माइनस L/2, m से m कैंसिल हो गया था, v से v कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे क्या था, r² अपॉन में 12 इंटू में 1 अपॉन r की जगह अपन क्या रखते हैं यहाँ पे L/2। ठीक है, और ये यहाँ पे r की जगह क्या था, L है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 6, और एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, y इक्वल टू बचेगा L/2 प्लस में यहाँ पे क्या बच रहा है L/6, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू में L। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 2/3 L। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ट्रायंगल के लिए कहाँ पर लाई करता है वो पूछा गया है। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, ये हमारी एक एज है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड एज है। तो इस एज का जो मीडियन होगा, मीडियन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे इसके मीडियन से परपेंडिकुलर डाला और एक इसके मीडियन से परपेंडिकुलर डाला। तो यहाँ पे जहाँ पे ये तीनों मीडियन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्कोरेंस ऑफ द मीडियन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट के बारे में पूछा गया है। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अलग रहता है। तो इसको अपन ऐसे ही डिनोट करते हैं, मेजर द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट रजिस्ट रोटेशनल एक्सेलरेशन। किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशनल एक्सेलरेशन को रजिस्ट किया जा रहा है तो वो हमारा किसके कारण होता है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, मास इंटू में r², ये मास इंटू रेडियस का स्क्वायर है। कर m क्या है, मास है, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और रेडियस की क्या हो जाएगी, लेंथ है, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफन ऑल्सो नॉन एज द रोटेशनल इनर्शिया एंड समटाइम्स एज अ एंगुलर मास। इसको कभी कभी हम रोटेशनल इनर्शिया के रूप में भी देखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर्स ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आर। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर रहते हैं, फ्रेम रहते हैं, उनमें जो लोडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, कंप्रेशन और टेंशन। तो ये क्या है, एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको ट्रस भी बोलते हैं। ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और ट्रस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल बार्स और रॉड्स जॉइंट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैशन। तो जब जो रॉड्स होती हैं और बार्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फैशन में जब जॉइन किया जाता है साथ में, तो उससे हमारा क्या बनता है, एक ट्रस या एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है। और इसके जो रॉड्स रहती हैं, उन रॉड्स या बार्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ द फ्रेम या मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ए मेंबर अंडर टेंशन इज कॉल्ड, अगर ये मेंबर कोई भी मेंबर टेंशन में है तो टेंशन में क्या होता है, उसको टाई रॉड कहते हैं। अगर कंप्रेशन लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। तो इसके ऊपर कॉली क्या लगते हैं, दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक टेंशन लगता है, एक कंप्रेशन फोर्स लगता है। ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एफिशिएंट और परफेक्ट फ्रेम,
दूसरा होता है डेफिशिएंट और इम्परफेक्ट फ्रेम, और तीसरा होता है रिडंडेंट फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, कंप्रेशन और टेंशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हैवी स्ट्रिंग अटैच्ड एट टू एंड्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड व्हेन सेंट्रल डिप इज वेरी स्मॉल अप्रोचेज द फॉलोइंग कर्व। इसमें पूछा गया है कि फ्रेंड्स एक हैवी स्ट्रिंग है इस तरीके से, तो उसको दोनों एंड्स पर क्या किया गया है? अटैच किया गया है, अटैच्ड एट द टू एंड्स। ठीक है, सेंट्रल डिप इज़ वेरी स्मॉल, जो सेंट्रल डिप है अगर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, तो जो सेंट्रल डिप है वो बहुत कम है, तो जो अगर मिडिल में फोर्स लगेगा तो ये कैसा बनता है हमारा? इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। तो वही पूछा गया है कि इसमें किस तरीके का कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैराबोला बनता है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रॉली वायर वेट्स 1.2 किलोग्राम पर मीटर लेंथ, द एंड्स ऑफ द वायर आर अटैच्ड टू टू पोल्स 20 मीटर अपार्ट। इफ द हॉरिजॉन्टल टेंशन इज 1500 किलोग्राम, फाइंड द डिप इन द मिडल ऑफ द स्पैन। तो मिडिल में हमें क्या निकालना है? जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो निकालना फ्रेंड्स। अगर उसमें हॉरिजॉन्टल टेंशन 1500 किलोग्राम दिया है और जो वायर की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है? 20 मीटर। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है किस, ये हमारा दो पोल हैं, दोनों पोल के बीच में ये वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ट्रॉली है जिसकी क्या है? वेट 1.2 kg पर मीटर लेंथ। तो इसमें निकालना है कि जो सेंट्रल डिप में डिप हो रहा है, सेंट्रल में यहाँ पे जो इस तरीके से डिप होगा तो वो उसकी कितना डिप होगा वो पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। ये इस तरीके से है हमारा, ये क्या हो गया? ट्रॉली हो गई। अगर इसका वेट निकालना है कहाँ पे? 10 मीटर लेंथ पर, मिडिल में मतलब 10 हो जाएगा, मिड में निकालना है, मिडिल में 10 मीटर हो जाएगा लेंथ। तो जो सेक्शन एक्स सेक्शन लिया है उस पर जो वेट लगेगा, वेट कितना लगेगा? 1.2 x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? 0 टू, ये यहाँ पे 0 लिया, 0 से l तक, 0 से l की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 0 से 10 तक हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो फोर्स निकलेगा ये वेट निकल के आ जाएगा कहाँ पे? मिडिल में। मिडिल में वेट कितना लगेगा? 60 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा? इस तरीके से डिप करेगा, यहाँ पे वेट लगेगा 60। ठीक है, और यहाँ पे जो टेंशन है टी, ये टेंशन है, हॉरिजॉन्टल टेंशन कितना दिया है? 1500। ये एंगल थीटा पर है। ठीक है, एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा निकालेंगे अपन पहले। तो ये जो टेंशन है, ये वाला टेंशन किसके बराबर हो गया? टी साइन थीटा के। तो 1500 kg साइन थीटा इक्वल टू 60। ये वेट है और ये क्या है? किलोग्राम में। किलोग्राम को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? वेट के रूप में। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से m इंटू जी हो जाता है, तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 1500 इंटू में 10। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 अपन में 1500 इंटू में 10, तो थीटा हमारा निकलेगा 0.229। ठीक है, थीटा निकल गया हमारा। तो थीटा से अपन क्या निकाल सकते हैं? एक्स निकाल सकते हैं। ये थीटा हो गया, ये एक्स डिस्टेंस होगी, सेंटर डिप हो गया, और लेंथ कितनी लेंथ पे निकालना है? 10 पे निकालना है। तो 10 लेंथ पे क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 साइन थीटा। यहाँ से अपन निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? 10 साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू में, ये 10 क्या है? मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 इंटू में 100 इंटू में साइन, ये एंगल की वैल्यू रख दी 0.229। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सेंटर डिप में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हमारा कितना आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर कट आउट ए सर्कल हुज डायमीटर इज अ रेडियस ऑफ प्लेट, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। तो इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि एक 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कुलर प्लेट है इस तरीके से। ठीक है, ये सर्कुलर प्लेट है, तो इसमें से इसकी रेडियस के बराबर एक सर्कल को क्या किया गया है? कट किया गया है। जैसे यहाँ से इस सर्कल को क्या कर दिया है? कट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो बचा हुआ पार्ट जो है, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला, तो रिमाइंडर का जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा? इसके जो टोटल सर्कुलर प्लेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे।
ये इस तरीके से हमारा पूरी सर्कुलर प्लेट है जिसकी डायमीटर कितनी ले ली है हमने 2a ले ली है, a और a रेडियस है उसकी, ठीक है। और ये एक सर्कुलर प्लेट है जो कट की गई कितनी, इसकी रेडियस के बराबर, बड़ी वाली जो प्लेट है उसके रेडियस के बराबर एक प्लेट कट की गई है, सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर डिस्क जो है हमारी बड़ी वाली फर्स्ट है और सेकंड वाली ये सर्कुलर होल है, ठीक है। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा इस बड़े वाले का, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, π/4 ए स्क्वायर। और इसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम ये जो हमने एक एक्सिस लिया है, इस एक्सिस से इसकी जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है डिस्क की, सर्कुलर डिस्क की कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, यहाँ तक ये ए हो गई, ठीक है। और इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए यहाँ तक की प्लस में a/2, तो a प्लस में a/2 कितनी हो जाएगी, ये 3a/2। इसका जो एरिया रहेगा, नेट एरिया कितना हो जाएगा हमारा, इसका जो एरिया बचेगा, ये वाला जो एरिया है जो कट करके हमने निकाल दिया है, बचा हुआ जो रिमाइंडर पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा πa² माइनस में πa²/4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखते हैं जो एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा, ax सिग्मा ax अपॉन में सिग्मा a, तो सिग्मा ax क्या होता है, a1x1 और a2 प्लस में a2x2। तो यहाँ पे एरिया क्या है, निकाला गया है बाहर, तो इसलिए माइनस लिया गया है यहाँ पे। तो πa² इंटू में a हो जाएगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस a, x की वैल्यू a हो गई इसके लिए, और ये एरिया क्या होगा, π/4 a² इंटू में इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 3a/2, ठीक है। और जो टोटल एरिया है वो हमारा कितना है, 3πa²/4, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, πa³ हो गया, और ये कितना हो गया, 3/8 हो गया, πa³ अपॉन में 3πa²/4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको अपन एलसीएम लेके क्या करेंगे, ये 8πa³ हो गया माइनस में 3πa³ अपॉन में 8 अपॉन में क्या होगा, 3πa²/4, ठीक है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ये 5πa³ बचा अपॉन में 8, और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये क्या होगा, 4/3πa²। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ रहा है, एक्स बार की वैल्यू 5/6a, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, a है। तो जो रिमाइंडर है उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, वो a में से अपन जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है x बार जो निकला है उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, a माइनस 5a/6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, रिमाइंडर का सेंटर निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं 6a माइनस 5a अपॉन में 6, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, a/6, ये आ गया हमारा a/6 डिस्टेंस रिमाइंडर की। तो a की जगह हमें क्या दिया, रेडियस कितनी हो जाएगी, जो डायमीटर है वो कितनी दी है, 6 दी है, ठीक है। 6 की डायमीटर दी है, तो रेडियस कितनी हो गई, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/6। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी 3/6 हो जाएगी, 3/6 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रोप इज रैप्ड ट्वाइस अराउंड ए रफ पोल विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, it is subjected to force F1 at one end, a gradually increasing force F2 is applied at the other end till the rope just starts slipping। तो इसमें एक रोप है रफ पोल के ऊपर, 2 बार उसको रैप किया गया है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू दिया गया है, और इसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो F1 लग रहा है एक एंड पर, और दूसरे एंड पर कितना लग रहा है, F2, जिसको क्या किया जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इसमें किसी भी स्टंट पर जहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट होती है तो उस स्टंट पर रेशियो निकालना है F2 टू F1, ठीक है। तो देखते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे टेंशन T ले लिया है फ्रेंड्स मैंने F1 F2 की जगह यहाँ पे, ठीक है। ये T1 हो गया टाइट साइड में टेंशन, और T2 हो गया स्लैक साइड में टेंशन। तो ये थीटा जो है हमारा, डेल थीटा क्या है, एक स्मॉल एंगल लिया है इसके लिए, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या कहलाता है हमारा, एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ रैप, जिसके ऊपर ये रैप हो रहा है, रस्सी जितनी रैप हो रही है, या जो बेल्ट है या जो भी रोप है वो उसके कांटेक्ट में कितनी आ रही है, वो होता है हमारा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल रहता है। तो ये यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, और ये रिएक्शन है,
ठीक है। यहाँ पे टेंशन आएगा टी, और यहाँ पे अगर इसको अपन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या है, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर फोर्सेज को टेंजेंशियली रिवॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियली मतलब इसके टेंजेंट पर, तो ये इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी कॉस डेल थीटा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा टी प्लस डेल टी कॉस थीटा बाई टू, और साइन वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर कॉस वाला कंपोनेंट और नीचे की ओर साइन वाला कंपोनेंट। तो इसको क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, म्यू आर, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, म्यू आर प्लस में टी कॉस डेल थीटा बाई टू माइनस में टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो कॉस थीटा डेल थीटा बाई टू की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या हो गया, म्यू आर प्लस में टी माइनस में टी, और ये भी माइनस से क्या होगा, माइनस डेल टी इक्वल टू जीरो। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डेल्टा टी इक्वल टू बचेगा म्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिवॉल्विंग फोर्सेज इन द रेडियल डायरेक्शन, अब इसको क्या करेंगे, फोर्सेज को वर्टिकल डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस, यहाँ ऊपर की ओर आर लगेगा और नीचे की ओर क्या लगेगा, ये टी साइन डेल थीटा बाई टू और ये टी प्लस डेल्टा टी साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस टी साइन डेल्टा थीटा अपॉन में 2 माइनस में टी प्लस डेल टी इंटू में साइन डेल थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा अपॉन में डेल थीटा अपॉन में 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल थीटा बाई 2। ठीक है, तो आर माइनस टी इंटू डेल थीटा अपॉन में 2 माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इंटू डेल थीटा बाई 2 माइनस में डेल टी इंटू में डेल थीटा बाई 2। ये क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगी। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2t इंटू में डेल थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा, t इंटू में डेल्टा थीटा। तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो इधर इसको इधर ले आएंगे दूसरी साइड, तो r इक्वल टू आ जाएगा हमारा t इंटू में डेल्टा थीटा। ठीक है, इसलिए डेल्टा t क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पे डेल्टा t इक्वल टू निकला था म्यू इंटू आर, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, r की जो वैल्यू निकली है t इंटू में डेल्टा थीटा, तो यहाँ से डेल टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में डेल थीटा। ठीक है, तो जो t अपॉन टी है, डी टी अपॉन में टी, इसको t1 से t2 से t1 की ओर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको 0 से थीटा तक इंटीग्रेट कर देंगे म्यू डी थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग t1 अपॉन में t2 इक्वल टू आ जाएगा म्यू थीटा, और इसको लॉग को अगर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, t1 अपॉन में t2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे t1 अपॉन t1 और t2 की जगह क्या दिया गया है, f1 और f2 दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको 2 बार रैप किया गया है, तो जो एंगल ऑफ रैप रहता है, एक बार रैप करेंगे इसके ऊपर, अगर ये हमारा पोल है इसके ऊपर एक बार रैप किया तो हमारा एंगल कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, और दूसरी बार 2 बार रैप करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 4 पाई, क्योंकि एक बार रैप करने पे कितना हो गया, 360 मतलब 2 पाई, और ये 2 बार रैप किया तो कितना हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो थीटा की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 4 पाई, तो ये क्या होगा, f1 अपॉन f2 इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 4 पाई म्यू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। तो जो रिंग है, ये हमारी रिंग है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमें निकालना है। इस तरीके से हमारा ये x एक्सेज हो गया, ये y एक्सेज हो गया, और ये z एक्सेज हो गया। तो इस z एक्सेज में हमें निकालना है कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, ये हमारी रिंग है। ठीक है, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस r, जिसमें एक dm मास ले लिया अपन ने, जिसका मास क्या है, m है टोटल रिंग का, तो इसमें एक स्मॉल एलिमेंट का मास लिया है dm। तो इसके लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस मास के लिए, तो वो क्या हो जाए, डी आई जेड इक्वल टू होगा आर स्क्वायर इंटू में डी एम। ठीक है, यहाँ पे अपन कंसीडर करेंगे, इंटीग्रल को कंसीडर करेंगे सिग्मा की जगह, तो क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं इंस्टीड ऑफ सिग्मा। तो आई जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जेड, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा इसका। अभी हमारा क्या है,
स्मॉल एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल का निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम। ठीक है, तो ये इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये डी एम का क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये आई जेड, ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर। इसी के एक्सिस के अलोंग पूछा गया है। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो आई जेड जेड इक्वल टू होता है आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई। तो यहाँ से आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या है, सेम है, तो आई एक्स एक्स हो जाएगा, तो आई जेड अपॉन 2 हो जाएगा, आई एक्स एक्स और इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं तो ये होगा हमारा एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे पूछा गया जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 58, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल इज एट इट्स सेंटर। तो ये सही करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है सर्कल का वो कहाँ रहता है, इसके सेंटर पर रहता है। ठीक है, सेकंड है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियम। तो ये भी सही है, हमारा जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है ट्रायंगल का, ये मीडियन, इसका मीडियन ये हो गया, इसका मीडियन ये हो गया और इसका ये मीडियन हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो ये भी करेक्ट है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ इसका ये डायगोनल होगा और इसका डायगोनल ये होगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है रेक्टेंगल के लिए। तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई 2 फ्रॉम द सेंटर। तो ये वाला क्या है फ्रेंड्स, गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो देखते हैं कैसे है, इसका अपन निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कल के लिए। तो ये सेमी सर्कल है जहाँ पे हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है पी क्यू। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या डी वाई है, ये यहाँ जो बेस है उससे वाई डिस्टेंस पर लिया है। तो पी क्यू किसके बराबर होगा, ये पी और ये यहाँ पे पॉइंट एम है, यहाँ वाला पॉइंट क्या है एम है, ये बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी ट्वाइस ऑफ पी एम हो जाएगा, पी क्यू की जगह 2 पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये रेडियस आर हो गई और ये वाली लेंथ कितनी होगी हमारी वाई है। तो ये वाली डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो पी एम की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अगर इसका एरिया निकालते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, तो लेंथ इंटू में थिकनेस, तो ये क्या होगी इसकी लेंथ हो गई 2 इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई। ठीक है, इफ स्मॉल w बी द वेट पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल देन वेट ऑफ पी क्यू। अगर इसका वेट पर यूनिट एरिया कितना है स्मॉल w है, मतलब वेट डेंसिटी है, तो वेट डेंसिटी स्मॉल w दिया गया है, तो जिसका टोटल वेट कितना हो जाएगा इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एरिया हो गया इंटू में वेट डेंसिटी स्मॉल w, तो ये वेट हो गया इसका। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पी क्यू लाइज ऑन द ओ सी पर लाई करता है, ये जो ओ सी है इस पर लाई करेगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका कितनी डिस्टेंस पर, एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम ओ से वाई डिस्टेंस पर। ठीक है, तो वाई बार जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 0 टू, इसको वेट को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल रेडियस कितनी है आर है, तो 0 टू आर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई इंटू में डब्ल्यू इंटू में वाई। ये वही किया गया है फ्रेंड्स, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, तो सिग्मा डब्ल्यू इंटू में एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल w इंटू में y अपॉन में वेट 0 टू आर 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू में स्मॉल w। तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, w से w कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच्चा y अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई, और नीचे क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू आर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है आर क्यूब अपॉन में 3, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितनी आती है 4
ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, वाई बार की वैल्यू आती है 4r अपॉन में 3 पाई, वाई आर इक्वल टू हो गया 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो कितना आता है सेमी सर्कल के लिए, 4r अपॉन 3i फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर है इसका, यहाँ से 4r अपॉन 3i डिस्टेंस पर रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ परक्यूशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रजिस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी। तो सेंटर परक्यूशन निकालना है एक सॉलिड सिलेंडर के लिए जिसकी रेडियस आर है, जो क्या है रजिस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो देखते हैं, ये हम उसी से निकालेंगे, अपन ने अभी जो देखा था इस तरीके से, ये हमारी रॉड थी, रॉड के लिए निकाला था। यहाँ पे सेंटर ऑफ परक्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी है और ये सी है। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है यहाँ पे, तो क्या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की ओर मूव करता है, ठीक है। और एक क्या आता है एंगुलर वेलोसिटी आती है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, एक लीनियर मोमेंटम आता है, तो इसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम लीनियर के कारण, लीनियर डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ मोमेंटम कितना होता है mvr, ठीक है। और ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोमेंटम कितना होता है i इंटू ओमेगा। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनको इक्वेट कर देते हैं, तो इससे अपन निकालेंगे। यही कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसकी रेडियस सेंटर तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर हो गई, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर तक की जो डिस्टेंस है ये हमने टोटल एच ले ली, तो ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस आर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे एम भी आर की जगह क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी एच माइनस आर, ठीक है, भी सी एम। और यहाँ पे आई की जो वैल्यू होती है सॉलिड सिलेंडर के लिए, आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ओमेगा की जगह क्या रखा है भी अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया एच माइनस आर, और यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, भी से भी कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा r/2 और ये कितना है r, तो माइनस में r इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस में r/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3r अपॉन में 2, 3r अपॉन में 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3r अपॉन में 2, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एरिया इज। सर्कुलर एरिया का निकालना है, एक सर्कुलर है, इस सर्कल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एरिया। इस एरिया है, ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्सेज होगा हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड। तो ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमें निकालना है। इसमें देखते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स पर कितना होता है, और आई एक्स आई वाई बाई पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 होता है, ठीक है। तो ये अगर रेडियस के टर्म में देखें तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 आर टू द पावर 4 हो जाएगा। फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या होता है, आई जेड इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस में आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 IX एक्स। तो यहाँ पे आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू में पाई आर टू द पावर 4 अपन में 4, तो ये कितना हो गया पाई आर टू द पावर 4 अपन में 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा पाई आर टू द पावर 4 अपन में 2, ऑप्शन नंबर बी। परपेंडिकुलर टू द एरिया पूछा है, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी क्या होगी जेड एक्सेज होगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।